वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का ज्योग्राफी के पेपर को। और ज्योग्राफी का जो पेपर रहने वाला है बच्चों का 13 और 14 तारीख का आपका जो है मार्च को पेपर रहने वाला है। 13 और 14 तारीख का ज्योग्राफी का आज हम डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी का पेपर जो है किस पैटर्न से आएगा, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेपर रहने वाला है आपका वो 70 नंबर का रहता है। 3 घंटे आपके पास होते हैं पेपर को पूरा करने के लिए। यहाँ पे हम निर्देश की तरफ चलेंगे। इसके क्या क्या जो है निर्देश दिए हुए तो वो हम देख लेते हैं। जैसे सामान्य निर्देश यहाँ पे बोला गया है, जो पेपर है उसमें टोटल 4 सेक्शन है, 4 खंडों में डिवाइड है, ए बी सी डी। ठीक है, इनमें डिवाइड है। ये आपका सेक्शन जो है 4 खंडों में डिवाइड है। टोटल 4 सेक्शन होंगे आपके। सेक्शन वाइज बताया हुआ यहाँ पे कि सेक्शन जो ए रहेगा, खंड ए, इसमें 1 से लेके 17 तक जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 1 से 17 तक। आगे सेक्शन बी की बात की गई है जिसमें बताया गया 18 से 23 तक जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपके शॉर्ट आंसर यानी एसए। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इनका आंसर आपको 80 से 100 शब्दों में देना है। 18वां और 19वां जो क्वेश्चन रहेगा स्रोत आधारित क्वेश्चन रहेगा, जो कि इन्होंने पहले ही बता दिया है। आगे देखिए हम सेक्शन सी। सेक्शन ई में आप सेक्शन सी में जो आपका रहेगा क्वेश्चन 24 से 28 तक ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनका आंसर आपको 120 से 150 शब्दों में देना है, उससे अधिक नहीं देना है। सेक्शन डी की बात की गई है, इसके अंदर आपका मानचित्र वाला सेक्शन रहेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 और 30 ये मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें आपके 5 जो है उप प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपका जो है हिंदी मीडियम में हो गया निर्देश। इंग्लिश मीडियम में भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, सेक्शन ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 1 to 17 इन सेक्शन ए आर मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इसमें। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 18 to 23 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 80 to 100 वर्ड्स जो है आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 18 एंड 19 आर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 to 28 इन सेक्शन सी आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर आपको देना है 120 टू 150 वर्ड्स। आगे देखिए फिफ्थ आपका बोला गया है पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 इन सेक्शन डी आर मैप बेस्ड क्वेश्चंस व्हिच हैव 5 सब पार्ट्स। ठीक है, तो ये आपके इंस्ट्रक्शंस है जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको बताए हैं। आगे हम आते हैं पेपर की तरफ। यहाँ से आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सेक्शन ए, यहाँ पे आपको 1 से लेके जो 17 तक क्वेश्चन मिलेंगे वो सभी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं जो है कौन सी नहीं है। ठीक है, भूगोल है, भूगोल को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, आपको पता होगा। 2 रूप देखिए हम, तो एक है भौतिक, ठीक है, एक भौतिक भूगोल होता है और एक मानव भूगोल। मानव भूगोल, तो ये क्या है, ये शाखाएं है। अब प्रादेशिक भूगोल क्या है, शाखाएं है ये। लेकिन ये क्या है, ये रूप है। आप इसके 2 प्रकार कह सकते हैं। भूगोल के 2 टाइप में हम पढ़ते हैं। भौतिक में हम प्रकृति जो भी पृथ्वी के ऊपर है प्राकृतिक रूप से वो सारी चीजें, और जो एक मानव के बारे में है इसमें अलग पढ़ते हैं हम। इसमें बोला गया है जो क्वेश्चन, प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं कौन सी नहीं है। तो प्रादेशिक भूगोल में क्या होता है कि हम प्रकृति के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर ही आता है प्रकृति और मानव के बारे में पढ़ते हैं। एक तरह से हम क्षेत्र के बारे में जो है प्रादेशिक में पढ़ते हैं। तो प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन होता है, प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास या मानव भूगोल। इसके अंदर जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन घ आ जाएगा। ठीक है, प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं कौन सी नहीं है, मानव भूगोल नहीं है। इसके अंदर हम भौतिक भूगोल के बारे में लगभग जो है क्षेत्रों के बारे में हम प्रादेशिक भूगोल में पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए विच आर नॉट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। इनमें से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे जो बात हुई है ये युगों के बारे में हुई है। आप यहाँ पे देखेंगे तो युगों के बारे में जो है बात की गई है यहाँ पे। जैसे पुरा नूतन युग हो गया, आदि नूतन, ठीक है, अधि नूतन युग और अल्प नूतन युग, ये युगों के नाम बताए गए आपके सामने। इनकी टाइमिंग दे रखी है कि इतने से इतने वर्ष, करोड़ वर्ष पूर्व है ये। ठीक है, यहाँ पे आपकी सबके बारे में बताया गया है। लेकिन आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा सही नहीं है।
तो अल्प नूतन जो है ये सही नहीं है। ये जो राइट आंसर होगा 50 लाख से जो होता है ये 2.4, इसमें आगे पीछे होते रहते हैं। आपको डायरेक्ट जैसे जो पूरा नूतन हो गया ये कहीं 5.7 5.6 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसी आपकी बुक के अकॉर्डिंग है वैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जब अच्छे से इसे जाना तो कहीं पे 5.6 है, कहीं पे 6.6 है, तो ये होता रहता है। मतलब इनका बिल्कुल एक एग्जैक्ट जो है आपका हमने गूगल पे भी चेक किया तो वहां पे ये नहीं मिला। बाकी जो बुक के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये वाला जो आपका अल्प नूतन है 50 लाख से स्टार्टिंग बता रखा है, तो ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन जो घ है ये गलत दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे बोला गया इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन जो है डी निकल कर आ जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आगे पूछा गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष स्रोत है। देखिए पृथ्वी के बारे में अगर हम जानते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्या मतलब है, ये धरती है जिसके ऊपर हम रहते हैं। ठीक है, और धरती के नीचे जब हम जानते हैं तो ये क्या है, आंतरिक। हम आंतरिक यानी अंदर के बारे में जान रहे हैं, ये है आंतरिक संरचना। ठीक है, इसे आप कह सकते हैं आंतरिक संरचना के बारे में हम जानते हैं, पृथ्वी के नीचे, जमीन के नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कौन सा प्रत्यक्ष स्रोत है। ठीक है, कौन सा प्रत्यक्ष स्रोत, हम जमीन के नीचे कैसे जान सकते हैं, कई तरीके हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष क्या होता है, हम सीधे तौर पे यहाँ पे गए या हमें जो है कुछ वहीं से मिल रहा है, इस तरीके से हम प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष तरीके भी है जिससे हम जान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है। तो खनन से प्राप्त प्रमाण, अंतरिक्ष से प्राप्त उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण या भूकंप संबंधी क्रियाएं। देखिए ये चीजें जो है ये क्या है, अप्रत्यक्ष स्रोत है जिससे हम जमीन के बारे में जान सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट हम जब खनन करते, खनन से जो भी हमें प्रमाण मिलते वो क्या है, अप्रत्यक्ष स्रोत है जी, क्योंकि हमने इसे खोदा है। ठीक है, जो भी हमें प्रमाण मिले वो हमारे सामने है, तो ये प्रत्यक्ष स्रोत में आ जाएगा। आपका ऑप्शन जो का निकल कर आ जाएगा वो राइट आंसर आ जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्वेश्चन जो आता है वो आपका ये भी पूछ ले जाएगा। ठीक है, आपको मैं आगे क्वेश्चन में समझाने ही वाला हूँ कि 3 परतों में बांटा जाता है वैसे तो। ठीक है, भू, पर्पटी, मेंटल और क्रोड, बाकी हम पढ़ेंगे अभी आगे। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ये आपका ऑप्शन जो ए है। ठीक है, माइनिंग, ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा जब हम माइनिंग करते हैं। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका हो गया, अमेरिका को एक साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त करी थी। आज हम जो पूरा वर्ल्ड देखते हैं, ठीक है, इसकी कल्पना की जाती है जैसे एशिया यहाँ पे है। ठीक है, एशिया महाद्वीप है, यहीं पे आप देखेंगे अफ्रीका है। ठीक है, ऐसे यूरोप है और ऐसे ही क्या है, अमेरिका भी महाद्वीप है। ठीक है, तो ये सारे हैं महाद्वीप, इसके अलावा भी है लेकिन हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया यूरोप की, अफ्रीका की और अमेरिका की। ये सब आज जो आप देखते हैं कि इनके बीच गैप है, पानी है, यहाँ पे आप यहाँ पे पानी देखते हैं। एक जो है आप कह सकते हैं कि एक थिंकर है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि ये सभी क्या है, यूरोप के बारे में, अमेरिका के बारे में, अफ्रीका के बारे में, ये सभी एक ही जगह थे, बाद में क्या है कि टूट के अलग हो गए, इन्होंने ये कहा है। तो कौन थे ये, अब्राहम आर्टेलियस। ठीक है, आर्टेलियस इन्होंने कहा था। ऑप्शन जो ख है निकल कर राइट आ जाएगा। इन्होंने कहा था कि यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, ये कभी क्या थे, एक साथ थे। तो ये किसने कहा, अब्राहम आर्टेलियस ने। ऑप्शन जो है आपका ख सही हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं आप, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट जो है एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी ऑफ यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका बीइंग सिचुएटेड टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन बी, अब्राहम आर्टेलियस। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां है, वह मृदा जो कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है, कौन सी ऐसी मिट्टी है। ठीक है, मृदा का मतलब क्या होता है, मिट्टी, जो कपास के लिए, कपास से क्या बनता है आपको पता होगा, कपास ज्यादातर जो है कपड़े बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल मतलब कपड़े बनाने की जो इंडस्ट्री है उसमें इसका ज्यादा यूज होता है। कौन सी मृदा जो है कपास के लिए जो है कृषि होती है उसके लिए सबसे अच्छा है, काली, लाल, शुष्क या कोई नहीं। तो काली मृदा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका। काली मृदा क्या है, सबसे उपयुक्त है, सबसे अच्छा है। इंग्लिश मीडियम में देखिए द सोल विच इज सुटेबल फॉर द
जो है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए ब्लैक सोल राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका मिलान से रिलेटेड है। ठीक है, मैच करना है आपको। तो यहाँ पे आपके दिए हुए आप ऐसे मैच कर सकते हैं। इसका राइट आंसर निकल कर इमलिन आ जाएगा। ठीक है, पवने का आ जाएगा आपका बरखान, जो दूसरे का है ए हो जाएगा। प्रवाही जल का आपका जो है जलोढ़, और तरंग जो है भृगु। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए हुए वैसे नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको मैच कर लेना है राइट आंसर क्या है। ठीक है, बाकी एक बार मैं आपको राइट आंसर भी यहाँ पे मैच करता हूँ। पहले का डी, ठीक है, दूसरे का ए, तीसरे का जो है सी, और चौथे का बी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ए। आगे हम आते हैं इंग्लिश मीडियम में। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने राइट आंसर आपको बता दिया है। आप इसे जरूर एक बार मैच कर ले, अपने आप कर सकते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, और ये इसका हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए निकल कर आ जाएगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका 7वां पूछा गया है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित दो गैसें कौन सी है। हमारे जो वायुमंडल है, जैसे आप यहाँ पे जमीन पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे आप जमीन पे खड़े हैं, हमारे ऊपर क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो उपस्थित गैसें है वो कौन सी है। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित दो गैसें कौन सी है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है। इनमें से क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन का, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। नाइट्रोजन आपका करीब 78 से भी ज्यादा है, पॉइंट में कुछ करके है। ठीक है, और आपका जो है जो ऑक्सीजन हो गया ये 20 प्लस है। ठीक है, 20 पॉइंट आपका समथिंग जो है 8-9 ऐसे ही कुछ है। तो ये है आपका। तो सबसे ज्यादा क्या क्या है आपका, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन आपका लगभग 78 पॉइंट जो है कुछ दिया हुआ है, मेरे को याद नहीं है अभी करेक्ट, लेकिन 78 पॉइंट प्लस है। और ये आपका 28 लगभग प्लस ये भी है, सॉरी 20 प्लस है ये लगभग 0.8 में। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, दो गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है वायुमंडल में। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे अगर हम, विच आर द टू गैसेस प्रेजेंट इन द मैक्सिमम क्वांटिटी इन द एटमोस्फियर। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, पृथ्वी सौर विकिरण से गर्म होकर स्वयं एक विकिरण पिंड जो है बन जाती है और दीर्घ तरंगों से ऊष्मा छोड़ती है, इसे कहते हैं। अब ये पृथ्वी क्या है, देखिए मान लेते हैं ये पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पे धरातल है यानी जमीन है, ये आप इसे मान के चलिए। अब सूरज जो है, सूरज उसकी रोशनी जब आती है, ठीक है, सूरज की रोशनी आती है तो क्या होता है, धरती गर्म होती है। फिर यही गर्म होकर दूसरी जगह को भी गर्म करती है। ठीक है, पृथ्वी सौर विकिरण से जो है गर्म होकर, सौर विकिरण से गर्म हो गई, फिर स्वयं एक विकिरण पिंड बन जाती है, यानी खुद एक गर्म बन जाती है, और दूसरी जगह को भी क्या करती है, वो दूर तक जो है तरंगों को छोड़कर दीर्घ तरंगों से जो है ऊष्मा छोड़ती है। इसे क्या कहते हैं। तो इसके आपके सामने ऑप्शन है सौर विकिरण, चालन, पार्थिव विकिरण या संवहन। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन का पार्थिव विकिरण, ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में अगर आप देखें यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8, द अर्थ गेट्स heated by solar radiation and itself become a radiation body and releases heat by long waves, it is called, जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर आपका। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है, ITCZ जो क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है। देखिए ये क्षेत्र आपको पता होना चाहिए कि पहले ये होता क्या है, कौन से क्षेत्र की बात हो रही है। यहाँ पे ये बात हो रही है आपकी जो अंत है उष्णकटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ITCZ कहा जाता है, ये कहाँ पे पाया जाता है। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, विषुवत वृत्त जो है उसके निकट पाया जाता है। ये ऑप्शन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको इसके अंदर थोड़ा डीप जाना होगा समझने के लिए कि कैसे हुआ। ठीक है, राइट आंसर आप अगर आपने इनके बारे में पढ़ा है तो आप अच्छे से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। इंग्लिश मीडियम में देखे, वेयर इज द ITCZ जो है रीजन यूजुअली फाउंड जो है नियर द इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर लाइन जो है हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। पृथ्वी अगर आपने देखा हो उसको जो है दो भागों में जो है बांटा जाता है। आगे हम देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मानव के लिए जो है वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्न में से कौन सा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया धरती है। ठीक है,
धरती पे इंसान है, और वायुमंडल क्या हमारे ऊपर है। तो वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण घटक इनमें से कौन सा है? जलवाष्प है, धूलकण है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन है? तो सबसे जरूरी क्या है? ऑक्सीजन है हमारे लिए, क्योंकि इसी की वजह से हम जिंदा है। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन जो घ है वो हो जाएगा राइट, ऑक्सीजन। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन डी जो है आ जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सीमा किस देश को स्पर्श नहीं करती है? तो भारत के बारे में अगर आपने देखा हो मैप में, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, कोशिश करता हूं मैं। यहाँ पे मान लीजिए ये बना हुआ है मैप भारत का। एक मिनट मिटा लेता हूं मैं, यहाँ दोबारा से एक बार बना के दिखा देता हूं ताकि आप जो है और किसी देश का पूछे तो आप बता पाओ। ठीक है, कुछ इस तरह से लेके चलिए आप, कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे देखिए भारत है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन कि भारत की सीमा किस देश को स्पर्श नहीं करती? तो चीन को अगर आप ऊपर की तरफ से देखेंगे तो चीन को करती है। बांग्लादेश देश के अंदर ही लगभग हो जाता है वो बांग्लादेश। तो म्यांमार देखेंगे तो म्यांमार आगे की तरफ यहाँ पे है, लेकिन वो सटा हुआ है भारत से। और यहाँ पे किर्गिस्तान यहाँ पे देखेंगे तो ये नहीं है, ठीक है, किर्गिस्तान से हमारी सीमा नहीं लगती है। तो ऑप्शन घ हमारी सीमा जो है किर्गिस्तान से नहीं लगती। ऑप्शन घ राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, विच कंट्री डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, किर्गिस्तान। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है ये आपका। अभिकथन क्या दिया हुआ है? भारत को हिंद अर्थात हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता ही होगा। यही एकमात्र महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर हिंद महासागर हुआ। तो ये भी सही है, और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, का सही हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में अगर स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे इंडिया इज ऑल्सो नॉन एज हिंद, ठीक है, हिंदुस्तान। ठीक है, रीजन क्या दिया है? दिस इज द ओनली ओशन which has been named Indian Ocean after a country। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 13वां। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं में शामिल नहीं है। प्रायद्वीपीय नदियां होती कैसी है? सबसे पहले आपको ये जानना होगा। प्रायद्वीपीय जो नदियां है, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। ये नदियां जो होती है ये 12 महीने नहीं चलती है, ठीक है, ये 12 मासी नहीं होती है। ठीक है, एक ही ये सांप की तरह नहीं चलती, बल्कि क्या है, ये सीधी चलती है बिल्कुल। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सुनिश्चित मार्ग पर ये चलती है। ये जो नदियां ऐसे चलती है तो इससे क्या है कि आप जैसे होता है ना कि नहरें बना लो इससे ऐसे बन जाए, नहीं बनता इससे। तो सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, सही है, विसर्प नहीं बनाती। ठीक है, ये 12 मासी है तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सही है, ये 12 मासी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन जो ग है वो निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, द फीचर ऑफ द जो है पेनिनसुलर रिवर्स डू नॉट इंक्लूड। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ये जो है 12 मासी नहीं है, दे आर जो है प्रीनियल। ऑप्शन जो सी निकल कर राइट आ जाएगा। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। भूमंडलीय तापमान के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? भूमंडल जो है हमारा, ठीक है, हम भूमि देखते हैं, इसमें जो है तापमान जो है बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़ रहा है। मतलब तापमान पे कंट्रोल नहीं है, ये क्या है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है यहाँ पे? तो बादलों में बिजली का चमकना है, औद्योगिकरण है, ज्वालामुखी क्रिया है, वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसें है। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन नहीं है बोला गया है, ठीक है, जिम्मेदार नहीं है। तो यह है बादलों में बिजली का चमकना नहीं है। बाकी जो भूमंडलीय तापमान है यहाँ पे आप देखेंगे कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। क्या क्या रीजन इसका? औद्योगिकरण हो गया, ज्वालामुखी की जो क्रियाएं होती है वो हो गया, और प्रदूषणकारी जो गैसें उत्पन्न किया जाता है इससे। तो ये रीजन है जिसकी वजह से क्या है, भूमंडलीय जो तापमान है वो बढ़ रहा है। इंग्लिश मीडियम में देखें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए निकल कर आ जाएगा आपका, लाइटिंग इन द क्लाउड्स। ठीक है, ऑप्शन ए सही निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने देखा एमसीक्यू, आगे भी एमसीक्यू है, लेकिन ये 15 से लेकर 17 तक के क्वेश्चंस का है। तो यहाँ पे आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं। आपको टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना है, पहले ही क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आने 15वें क्वेश्चन पे। जैसे जैसे समुद्री तल जो है चौड़ा होता है और मध्य महासागरीय कटक से अलग होता जाता है, ये प्रक्रिया संबंधित किससे है? ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको जो है इसमें आपको पढ़ना है इसे।
ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर देखें हम इसका, तो इसका निकल कर आ जाएगा ऑप्शन का, इसे आप पढ़ लीजिएगा, राइट आंसर का निकल कर आ जाएगा चुंबकीय उत्क्रमण से। ठीक है, आगे पूछा गया जिस प्रक्रिया द्वारा मैग्मा नई महासागरीय प्रॉपर्टी को दोनों तरफ जो धकेल रहा है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या निकल कर आएगा। यहाँ पे आप इसे पैसेज देखिए, इसका जो गद्यांश दिया हुआ है इसे देखिए। ठीक है, और इसका आंसर मुझे आपको बताना है कि क्या निकल कर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। 17वां क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहां समुद्र तल जो है फैला हुआ होता है उस स्थान को कहा जाता है, तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, क्या कहा जाएगा, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ख, मध्य महासागर कटक। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। 16वें क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया मैंने, आपको कमेंट करके बताना है। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। 15वां क्वेश्चन हो गया, 16वां हो गया और 17 हो गया, तीनों ही क्वेश्चन आपके सामने, आप इसे जरूर पढ़ लीजिए। मैं नहीं पढ़ के बता रहा आपको। आगे चलते हम जो है क्वेश्चन सेक्शन जो है ख की तरफ, जो आपका सेक्शन बी है। ठीक है, इसकी तरफ आते हैं हम, और यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है। यहाँ से जो क्वेश्चन होंगे आपके वो सभी 3-3 नंबर वाले होंगे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अभी आपको गद्यांश नहीं पढ़ना है, गद्यांश पढ़ेंगे तो मर्जी है आपकी, वैसे आपका जो है टाइम इसमें बहुत ज्यादा लग सकता है, इसीलिए आप जरूर जो है सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़े। क्वेश्चन क्या है, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें दिया हुआ है क्या हमें राइट आंसर। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यहाँ पे बताया गया, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है, तो राइट आंसर क्या निकल कर आया, एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र, ये हमें मिल गया राइट आंसर। आगे देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, उत्तर और उत्तर पश्चिमी उत्तर पर भारत पर मानसूनी गर्त क्या प्रोत्साहित करता है। ठीक है, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर मानसूनी गर्त क्या जो है प्रोत्साहित करता है, यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर भी आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है, निम्न वायुदाब के विकास को। ठीक है, तो निम्न वायुदाब जो है तापीय निम्न वायुदाब यहाँ पे लिख देंगे। यह कौन सी, यहाँ कौन सी पवनें मिलती है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों को की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर हो जाती है, यही दक्षिण पश्चिमी मानसून है। और यहाँ पे जो है शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर जो है खिसक जाता है। यहाँ पे व्यापारिक पवनें आपने पढ़ लिया होगा, तो ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका व्यापारिक पवनें, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया 18वां क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम में भी आप इसे जरूर पढ़ ले, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका इंग्लिश मीडियम में है, आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैंने आंसर बता रखे हैं। बाकी ये आपका जो है पैसेज आप इसे पढ़ सकते हैं, ये आपका हो गया पैसेज इंग्लिश मीडियम में। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपका जो है ज्वालामुखी है। ठीक है, और ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, जैसे किस प्रकार की ज्वालामुखी है उसमें हमेशा विस्फोट होता रहता है। एक एक नंबर के क्वेश्चन है और टोटल 3 नंबर का ये 19वां क्वेश्चन है। ऐसे हमने 18वां जो क्वेश्चन देखा, ये हमने 3 क्वेश्चन देखे, तीनों एक एक नंबर के थे, लेकिन टोटल मिला के जो है ये आपके 3 नंबर के हो गए। ठीक है, टोटल आपके 3 नंबर के क्वेश्चन थे। ऐसी 19वां क्वेश्चन है, इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे गए और ये ज्वालामुखी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। जैसे किस प्रकार की ज्वालामुखी में हमेशा विस्फोट होते रहते हैं, तो ये आपने पढ़ा भी होगा। ज्वालामुखी जो है 3 टाइप की होती है, अगर हम देखें 3 टाइप की ज्वालामुखी है। ठीक है, यहाँ पे हम जो है कुछ इस तरह से बना लेते हैं, जैसे ये हो गया आपका ज्वालामुखी। ठीक है, यहाँ से जो है ये निकलती रहती है। एक ज्वालामुखी होती है जो हमेशा यानी सक्रिय रहती है, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। एक होता है प्रसुप्त, ठीक है, और एक होता है विलुप्त। तो ये 3 प्रकार की जो है आपकी ज्वालामुखी रहती है, इसे आपने पढ़ा भी होगा। सक्रिय क्या है, जो हमेशा विस्फोट होता रहता है। प्रसुप्त, इसका कोई पता नहीं रहता, कभी भी फूट सकता है, मतलब कभी भी जो है विस्फोट हो सकता है इसमें। और विलुप्त, जिसमें होता ही नहीं है। तो ये 3 प्रकार की ज्वालामुखी होती है। बाकी यहाँ पे बोला गया किस प्रकार की ज्वालामुखी में हमेशा विस्फोट होते रहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी है जहां पे हमेशा जो है विस्फोट होता रहता है। इसका उदाहरण भी दिया हुआ है, यह है इटली का एक एटना ज्वालामुखी जो है हमेशा ही विस्फोट होता रहता है। इटली में अगर आप देखें तो एटना ज्वालामुखी है। इंग्लिश मीडियम में भी मैंने आपको साथ ही साथ दे दिया है, इन विच टाइप ऑफ वोल्केनो देयर आर ऑलवेज जो है एक्सप्लोजंस, एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
और इटली का जो एटना है उसमें ये एग्जांपल है इसका कि हमेशा विस्फोट होते रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया प्रसुप्त ज्वालामुखी है उसका क्या से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार की ज्वालामुखी में क्या होता है कि ये कभी भी हो जाता है, इसका पता नहीं रहता है, ठीक है, ये अचानक क्रियाशील हो जाता है, ठीक है, इसमें कुछ पता नहीं रहता है, कभी भी फट जाए। इसमें क्या होता है कि हानि बहुत होती है। हानि इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि इसमें हमें पता नहीं है कि ये कब फटे, ठीक है। जिसमें हमें पता है तो उसकी तरफ तो हम जाएंगे नहीं, ठीक है, उस तरफ लोग जाएंगे नहीं। लेकिन जिस तरफ हमें पता ही नहीं है तो उस तरफ क्या होंगे, लोग जाके भी रहेंगे तो उनको दिक्कत होगा, कभी भी वो फट सकता है। तो इसमें क्या है, ज्यादा जन धन की हानि होती है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो भी इटली का ही एक क्या है, विसुवियस ज्वालामुखी, ठीक है, इटली में ही है विसुवियस ज्वालामुखी। ये एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इंग्लिश मीडियम में आप इसे पढ़ सकते हैं। और आगे हम आए इंग्लिश में अगले क्वेश्चन पे, तीसरे पे। तो विलुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो ये एक ऐसी ज्वालामुखी होती है जो कभी भी नहीं फटती है, यानी एक तरह से गायब हो गई है, बंद हो गई है, विलुप्त हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार की ज्वालामुखी में क्या है, विस्फोट जो है प्राय बंद हो जाते हैं और भविष्य में भी क्या है, होने की संभावना नहीं होती है। म्यांमार में स्थित एक पोपा ज्वालामुखी इसका एक उदाहरण है। ये हो गया आपका। आगे देखेंगे इंग्लिश मीडियम में आपका दिया हुआ है। तो ये ज्वालामुखी के बारे में है, तीनों एक एक नंबर के थे। टोटल आपका 19वां जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया आपका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप इंग्लिश मीडियम में आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट है आपका 20वां क्वेश्चन। क्या भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन जो है मानना तार्किक है? 3 बिंदुओं में इसकी जो है पुष्टि कीजिए। यहाँ पे भूगोल के बारे में पूछा गया, ज्योग्राफी के बारे में। क्या ज्योग्राफी में हम क्या है कि क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, ये मानना सही है? आपको बताना है, ठीक है। भूगोल के अंदर हम क्या है, उस सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं। जैसे भूगोल में उन सभी तत्वों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं, ठीक है, ये सही है। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करता, बल्कि क्या है, आप देखेंगे धरातल मतलब जमीन होता है। हम ज्योग्राफी में हम जमीनों के बारे में या उसकी विभिन्नताओं के बारे में ही सिर्फ पता नहीं लगाते, हम उसके अंदर ये भी पता लगाते हैं कि क्या रीजन है, ठीक है, क्या अलग है, क्यों है, ये सारी चीजें भी हम पता लगाते हैं भूगोल के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे बल्कि उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं को जन्म देते हैं। जैसे यहाँ पे हम मिट्टी देखे, कई जगह आप धरती देखेंगे, यहाँ पे दूसरे प्रकार की मिट्टी, यहाँ पे दूसरी, ठीक है। एक जगह खेती बहुत अच्छी हो रही है, एक जगह खराब हो रही है। तो हम पढ़ते हैं कि इस इधर की ऐसा क्या रीजन है। यहाँ पे मिट्टी अच्छी होगी तो हमने रीजन ढूंढा, मिट्टी अच्छी है इसलिए जो है यहाँ पे खेती अच्छी हो रही है। तो बहुत सारी चीजों का हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। आगे देखिए उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बताया हुआ फसल के स्वरूप में प्रादेशिक विभिन्नताएं पाई जाती है, जो मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नताओं से संबंधित होती है। इस प्रकार भूगोल दो तत्वों के मध्य जो है कार्य कारण संबंध भी ज्ञात करता है। तो ये है। वैसे ज्योग्राफी मैं बताऊं, मेरा सबसे अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी है, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री वैसे मैंने मेरे पास थी, ठीक है, कॉलेज में, लेकिन मुझे ज्योग्राफी नहीं मिल पाया। लेकिन मुझे ज्योग्राफी पढ़ना जो है बहुत अच्छा लगता है। और बाकी अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो इसमें क्या है कि वो सब्जेक्ट आपको ज्यादा अच्छा लगेगा जो आप देख सकते हैं जाके, या आप जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिसको दिखाया जा सकता है चित्र के माध्यम से। जैसे प्रकृति के बारे में आप ज्यादातर इसमें पढ़ते हैं, तो वहां आप जाके घूमते हैं, वहां पे पता करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे यहाँ पे, इट इज लॉजिकल टू कंसिडर ज्योग्राफी एज अ स्टडी ऑफ रीजनल जो है वेरिएशन, जस्टिफाई दिस दिस इन 3 पॉइंट, ठीक है। तो ज्योग्राफी के बारे में बताया हुआ है, ज्योग्राफी हैज नॉट हैज टू स्टडी ऑल दोज एलिमेंट्स which differ in the regional context. The geographer not only studies the variation in facts on the ground, but also studies the factor that give rise to these variations जो है causality। आगे देखिए, for example there are regional difference in the nature of जो है crops देख ले, which are related to difference in soil, climate, market demand, spending capacity of farmers, availability of technical inputs, etc. In the way geography also find out the case effect जो है cause effect relationship between two elements। तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। आगे हम देखें, इसी के अथवे में बोला गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 20 और इसके अंदर आपको अथवा देखने को मिलेगा, ठीक है।
पेपर में भी आपको और देखने को मिलेगा, यहाँ पे या देखने को मिलेगा। बोला गया भौतिक भूगोल का महत्व स्पष्ट करना है। भूगोल के दो पार्ट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक होता है भौतिक और एक होता है मानव। यहाँ पे बोला गया भौतिक भूगोल पढ़ते हैं, उसका क्या महत्व है। देखिए भौतिक भूगोल के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, जैसे हम ये जान पाते हैं कि भाई कहाँ पे जमीन अच्छी है, कहाँ पे सही है, मतलब कहाँ पे जमीन जो है खेती करने लायक है और कहाँ नहीं है, एक तो हम इससे पता कर सकते हैं। हम जमीन के नीचे से जो संसाधन है उसके हम भौतिक भूगोल के माध्यम से पता करते हैं ना। आज जो देख रहे हैं आपकी इतने सारे कई ऐसे देश है जो गल्फ कंट्रीज है, जैसे सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, ये सब हो गए। ये जो देश है इनके पास तेल है, इनसे कैसे पता चला? ये भौतिक भूगोल के माध्यम से तो यह है, इनके माध्यम से इन्हें पता चला कि जमीन के नीचे तेल है, जब इन्होंने जाना। तो भौतिक भूगोल बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया में भी जैसे जम्मू कश्मीर में कुछ मिला है, ठीक है, तो उसमें भी क्या है, भौतिक भूगोल का ही योगदान है, उसमें ही हमने जाना है उसी से। तो भौतिक भूगोल में भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, खाद्य श्रृंखला, मिट्टिया हो गया, मृदा पार्श्विका आदि का अध्ययन किया जाता है। ये प्रत्येक तत्व मानव के लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम आगे की पीढ़ी को कैसे देखेंगे कि भाई आगे की पीढ़ी भी क्या कर सके, हम कितना यूज क्या करें कि आगे की पीढ़ी उसका यूज कर सके, ये भौतिक भूगोल से तो पता चलता है। जैसे और सऊदी अरब हो गया, इन सब में क्या है कि तेल, अब पता है कि इनको कुछ समय बाद इनका तेल खत्म हो जाएगा, ये क्या भौतिक भूगोल से ही तो पता चला इनको। और ये खत्म हो जाएगा तो क्या है कि उसका यूज किस तरीके से करना है, हमें क्या करना है, ये चीजें भी हमें बताती है। तो आने वाले समय के बारे में हमें बताना, संसाधनों का कैसे यूज करना, भौतिक भूगोल से ही हम कर पाते हैं। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन तथा प्रबंधन से जुड़े विषय के रूप में विकसित हो रहा है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भौतिक जो भूगोल है पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है, तथा मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपनी आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान क्या है, नितांत आवश्यक है, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ जो है फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, भौतिक भूगोल के बारे में। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इन फिजिकल ज्योग्राफी द जियोस्फीयर, एटमॉस्फेयर जो हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, बायोस्फीयर हो गया, फूड चेन, सोइल प्रोफाइल etc आर स्टडीड, जो है each of these elements in is important for humans. Physical geography is developing as a subject related to the assessment and management of natural resources. Physical environment provided resources and human ensure their economic and cultural development by using these resources. आगे देखिए हम, knowledge of physical environment is absolutely necessary for जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच अंडरलाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये इंग्लिश मीडियम में भौतिक भूगोल के महत्व के बारे में। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है कितने परतों में बटी हुई है, प्रत्येक परत की विशेषताएं संक्षेप में आपको बतानी है। ये क्वेश्चन है 3 नंबर का। अब पृथ्वी के बारे में आपको बताना है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे जो है ये पृथ्वी है, ठीक है, अब पृथ्वी का जो ये मान लीजिए धरती है, ठीक है, धरती है, धरती के नीचे क्या है, ये आप धरती मान के चलिए। इसके नीचे जब हम खुदाई करेंगे तो ये क्या है, हम अंदर की तरफ चल रहे हैं। तो ये आंतरिक संरचना है पृथ्वी की। पृथ्वी अंदर से कैसा है, ये क्या है, उसकी संरचना है। तो हम देखते हैं कि उसके अंदर है क्या क्या। तो पृथ्वी जो है पूरी, उसको 3 परतों में बांटा गया है, ठीक है। 3 परतों में कैसे बांटा गया, हम ये गोल है मान लीजिए पृथ्वी, हम इसका एक हिस्सा ले लेते हैं साइड में, ये हमने ले लिया ऐसा हिस्सा, ठीक है, और ये हमने एक हिस्सा जो है निकाल लिया पृथ्वी का, क्योंकि ये है, हमने एक इसका एक हिस्सा हम निकाल लेते तो कुछ एक हिस्सा निकाल लिया हमने, कुछ इस तरह से बच जाएगा, ठीक है। तो मैं इन सबको मिटा देता हूँ एक बार आपको समझाने के लिए, एक मैं बना के आपको समझा देता हूँ। जैसे ये एक हिस्सा हमने काट लिया पृथ्वी का, और हमें पृथ्वी की आंतरिक के बारे में जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहला इसके बारे में अलग, इसके बारे में अलग और इसके बारे में अलग हमें देखने को मिला। तो पृथ्वी की जो संरचना आंतरिक, उसको 3 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन सी, सबसे पहला है भूपर्पटी, ठीक है। भूपर्पटी क्या है, जिसपे हम अभी रह रहे हैं, ठीक है, ये रह रहे हैं हम, तो ये क्या है, भूपर्पटी है, ये है भूपर्पटी, इस पे हम रह रहे हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है मेंटल, फिर आता है सबसे नीचे क्रोड, ठीक है।
जिसको कोर कहते हैं इंग्लिश में, CORE, ठीक है, कोर आ गया इसका। तो यहाँ पे ये करोड़ है। ये 3 भागों में हमने बांट रखा है, जो पृथ्वी है, धरती है। धरती से जब हम नीचे जाते हैं ना, धरती के बिल्कुल बीच सेंटर तक जाएंगे, वहां तक हमने बांट रखा है कि 3, मान लीजिए हमने कल्पना कर रखी कि 3 है, ठीक है। बाकी अभी जो ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च हुआ वैज्ञानिकों के द्वारा, उसमें इन्होंने स्पष्ट ये चीजें बताई कि ये 3 नहीं, टोटल 5 है। लेकिन आपकी किताब में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है कि 3 दिया हुआ है। भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड, ये 3 भागों में बांटा गया। भूपर्पटी जो है सबसे ऊपरी भाग है, ठीक है, ये आपने देख लिया। मेंटल क्या है, भूपर्पटी से नीचे, और क्रोड क्या है, मेंटल से नीचे। ये आप एक एक जो है लिख सकते हैं विशेषताओं में। भूपर्पटी देखिए, अगर हम धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाता है ये, ठीक है। धरातल है जो हमारा धरती है, जहां पे हम खड़े हैं, मान लीजिए धरती है, इसके 30 किलोमीटर चलेंगे तो वहां तक क्या है, ये क्या है, भूपर्पटी है। फिर उससे नीचे चलेंगे तो 2900 किलोमीटर, यानी भूपर्पटी से आरंभ होकर, यानी 30 किलोमीटर हमने चल लिया यहाँ तक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम चले तो यहाँ तक हमने 2900 देख किया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया मेंटल। फिर यहाँ से हम नीचे चलेंगे, मेंटल तक चल लिया हमने पूरा 2900। फिर उसके नीचे जो है क्या दिया हुआ है, क्रोड दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह बांटा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी आगे इस परत की चट्टानों का जो घनत्व दिया हुआ है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसके बारे में बताया, भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल बनाता है। नहीं, भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग, ठीक है, भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर क्या बनाता है, स्थलमंडल। स्थलमंडल क्या होता है, जहां पे स्थलमंडल भूपर्पटी का सबसे ऊपरी भाग, ठीक है, और आपका दिया हुआ है जो मेंटल का सबसे ऊपरी भाग, ये, ठीक है, स्थलमंडल बनाता है। मेंटल का निचला भाग ठोस अवस्था में है, इसका घनत्व दिया हुआ इतना। तो बाकी आपको ये चीजें, कुछ चीजें याद रखनी है। 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले भूपर्पटी आता है, जहां पे मानव रहते हैं, ठीक है। भूपर्पटी की जो जमीन अगर हम नीचे तक देखें तो 30 किलोमीटर तक है। वहीं अगर मेंटल की देखें तो वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। और करोड़ क्या है, 2900 के बाद जितना भी हो, करोड़ के बारे में कह दिया गया है कि ये सब करोड़ है, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद कर लेने। बाकी आप यहाँ पे इसके घनत्व के बारे में भी पढ़ सकते हैं, बताया हुआ है। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, into how many जो है layers in the internal structure of the earth divided, briefly explain the characteristics of each layer, ठीक है। हर एक लेयर के बारे में बताना है। तो मैंने आपको बताया 3 लेयर है। सबसे पहले जो है क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है, ठीक है। इनके बारे में बता दिया है। इट इज जो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, इट इज 30 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एंड यहाँ पे आगे देखिए मेंटल के बारे में, तो ये 2900 किलोमीटर है। किसके बाद, मेंटल, ठीक है। द पार्ट बिलो द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। दिस पार्ट स्टार्ट फ्रॉम द अर्थ जो है अर्थ क्रस्ट एंड एक्सटेंड्स अप टू 2000 किलोमीटर डीप डाउन, ठीक है। कोर के बारे में बताया हुआ, आप इसे पढ़ सकते हैं। बिलो द मेंटल इन द कोर which we divided into 2 parts, the inner core and जो है outer core. The outer core is in liquid state, ठीक है। यहाँ पे बताया गया, आगे आप कोर के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे आगे बताया भी गया है, क्रोड जो है मेंटल के नीचे क्रोड है, जिसे हम आंतरिक व बाह्य क्रोड 2 हिस्सों में बांटते हैं। क्रोड के भी 2 पार्ट यहाँ पे बताए गए हैं। जबकि आंतरिक कोड क्या है, क्रोड जो है ठोस बताया गया, ठोस है। और जो इसका घनत्व जो दिया हुआ है, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इंग्लिश मीडियम में भी, हिंदी मीडियम में भी 21 क्वेश्चन। 22 पे आते हैं, भारत की लंबी जो तट रेखा है उसका लाभ क्या है। देखिए, किसी भी देश में जहां जितना ज्यादा वो तट के समीप रहेगा, मतलब यहाँ पे भारत देखिए हम, तो भारत क्या है, एक यहाँ पे आप बोल सकते हैं, यहाँ आप देखिए भारत को, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है, पानी है, ठीक है। यहाँ पे पानी है भारत के। तो बहुत ज्यादा लंबा क्या है, इसकी तट रेखा है, जिसके आसपास क्या है, पानी है। यहाँ तट रेखा होने से क्या होता है, जहाँ पे पानी हो देश के, ठीक है, बहुत फायदा होता है देश का। देश, पहली बात तो ये कि जो भी जमीन के नीचे से निकलेगा, कुछ एरिया होता है जो आपकी जमीन है, जैसे मान लीजिए आपका एक घर है, ठीक है। तो आपका कुछ इस टाइप का रहता होगा कि आगे का जमीन जो है आपका, मतलब है नहीं, लेकिन मान रखा है कि आपने, तो ऐसी क्या होता है, पूरा वर्ल्ड ने बना रखा है कि जमीन आपका, जैसे पूरे देश का हम भारत का यहाँ तक मान रहे हैं, तो उसके कुछ जो साइज है, कुछ लंबाई तक जो है, वो एरिया क्या रहता है, उसी का रहता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाएगी, वो उसका रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही क्या रहेगा कि अगर हमें दूसरे देश से व्यापार करना है तो हमें आसानी होगी दूसरे देश तक जाना, क्योंकि
अब मान लीजिए अगर यहीं पे कोई दूसरा देश रहता तो वो कहता मैं नहीं जाने दे रहा, ठीक है। ऐसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान हमें जाना होता है, तो उसमें क्या करता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो भारत ने क्या कर रखा है, भारत यहीं से क्या है कि अपने जो है तट से, यानी वहां पे क्या बनाया हुआ उन्होंने, पोर्ट बनाया हुआ, पोर्ट से जो है डायरेक्ट जो है यहाँ पे ईरान में हमने चाबहार पोर्ट बना रखा है, ठीक है। तो वहां से हम जाते हैं ईरान, ईरान से फिर हम अफगानिस्तान जाते हैं। तो तट रेखा के बहुत सारे लाभ है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे तट रेखा बन जाती है तो यहाँ पे सामान यहाँ पे आएगा जाएगा, पूरे देश में फैलेगा, इससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। यहाँ पे जो है मतलब एक तरह से देश का जो आर्थिक स्थिति है ना, उसमें भी अच्छा योगदान देता है, ठीक है। आर्थिक रूप से भी ये बहुत ज्यादा अच्छा रहता है जहां पे तट रहता है। तो बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराती है तथा रोजगार सृजन में सहायक है, यानी रोजगार को जो है बनाने में एक सहायक बता दिया इन्होंने। व्यापार के लिए उपयोगी जलमार्ग जो है उपलब्ध कराती है। अफ्रीका हो गया, औद्योगिक दृष्टि से विकसित यूरोप तथा संपन्न पश्चिम एशिया को दक्षिण पूर्वी एशिया देशों, चीन विकसित उद्योग वाले जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पश्चिमी तट को जोड़ने वाले पार महासागरीय जलमार्ग भारत से होकर गुजरते हैं। तो ये देख लीजिए कितना अच्छा है। अब देखिए किसी का घर जो रहता है वो चौराहे पे रहता है तो कितना अच्छा होता है, उसका जो है जैसे घर रहेगा चौराहे पे तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, ऐसी भारत है। अब यहाँ से आपको जाना है तो यहाँ पे आइए, आपको अगर रेस्ट करना है, रुकना है तो यहीं पे पोर्ट है, वहां पे रुक सकते हैं आप। तो इससे फायदा ही फायदा होता है। लंबी तट रेखा के बहुत सारे लाभ है। लंबी तट रेखा एक द्वीप होने से भी बहुत ज्यादा लाभ होता है, ठीक है। तो ये है फायदे। आगे देखिए इसको इंग्लिश मीडियम में, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द इंडियाज लॉन्ग जो है कोस्ट लाइन्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप इसे, जैसा मैंने आपको बता ही दिया है। प्रोवाइड्स जो है फेवरेबल जो है कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हेल्प इन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस, प्रोवाइडेड यूजफुल जो है वाटरवेज फॉर ट्रेड, यहाँ पे ट्रांस इकोनॉमिक जो है ओशियंस हो गया आपका, वाटरवेज कनेक्टिंग अफ्रीका इंडस्ट्रियली डेवलप यूरोप एंड जो है प्रोस्पेस वेस्ट एशिया विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, चाइना, जो भी है ये क्या है कि ये क्या है ऑफ अमेरिका पास थ्रू इंडिया, इंडिया के ही थ्रू जा, मतलब इंडिया से होकर ही जाते हैं। इंडिया से होकर जाने का मतलब है उनकी जो जल मार्ग है, जल है पास में भारत के, जो हिंद महासागर है वहीं से होकर जाते हैं। आगे देखिए हम 8वें में पूछा गया है कि हिंद महासागर वास्तव में हिंद अर्थात हिंदुस्तान का महासागर है, इस कथन की पुष्टि करना। देखिए भारत के मैप को अभी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे चले हम, मैं यहाँ पे दोबारा आपको बना के ही दिखा देता हूँ। भारत का जो नक्शा देखेंगे आपको पता होगा हिंद महासागर कहाँ पर है, हाँ ठीक है। सही नहीं बन पा रहा है लेकिन आप समझ जाइए। यहाँ पे भारत जो है नीचे की तरफ आप देखेंगे क्या है, हमारा हिंद महासागर है। नीचे क्या है, हिंद महासागर है, ये पूरा हिंद महासागर है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हिंद महासागर वास्तव में हिंद अर्थात हिंदुस्तान का महासागर है, इस कथन की पुष्टि करना है। देखिए हिंद महासागर, एक तो यहाँ पे ये देख ले हम कि हिंद मतलब क्या है कि एक तो देखेंगे कोई सा भी ऐसा महासागर है ही नहीं जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया हो। भारत एक हिंद महासागर ही है जो ऐसा महासागर है जो हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया। भारत को हिंद अर्थात हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यही एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नामकरण क्या है, किसी देश के नाम पर हिंद महासागर हुआ है। पश्चिम एशिया तथा पूर्वी एशिया के बीच हिंद महासागर के तट पर भारत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण कैसे, यहाँ पे देखेंगे कोई भी देश नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक श्रीलंका है, यही क्या है, भारत अब पूरा हिंद महासागर पे अपना चला के रखता है, ठीक है। तो कोई भी देख ले दूर दूर तक है नहीं इनके पास, हिंद महासागर के पास हमारे। तो इससे क्या है कि भारत की स्थिति क्या है और भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। इस महासागर के उत्तरी छोर पर देखें हम तो भारत की जो तट रेखा अन्य किसी देश की भी तट रेखा है उससे कहीं ज्यादा लंबी है। यहाँ पे देखेंगे जैसे तट रेखा बोला तो बहुत ज्यादा लंबी, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ ऐसे जाती है, तो बहुत ज्यादा लंबी तट रेखा हमारी। तो ये एक फायदा है। तो यहाँ पे आप ये तो 3 पॉइंट लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में आप देखेंगे जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट द इंडियन ओशन इज एक्चुअली द इंडियन ओशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है इंडिया इज ऑल्सो नोन एज हिंद, हिंदुस्तान। दिस इज द ओनली ओशन विच हैव बीन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री एज द इंडियन ओशन। India's position on the coast of the Indian Ocean between West Asia and East Asia is very important. The coastline of India is situated at the northern end of this ocean is longer than the coastline of any other country. तो ये आपका हो जाएगा 3 नंबर में, सभी क्वेश्चन थे अभी तक।
आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाओं के बारे में पूछा गया है। आपदा आती है, उसके निवारण और जो प्रबंधन है। देखिए अभी आपने देखा जो है टर्की, ठीक है, उसका नाम तुर्की कर दिया गया। टर्की जो है उसमें अभी भूकंप आया, तो आपदा आई, उसके लिए यहाँ पे बोला गया 3 जो है यहाँ पे बताने आपको प्रबंधन की अवस्था क्या क्या है, आपदा निवारण और प्रबंधन से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपदा से पहले क्या करना चाहिए, आपदा आपदा के विषय में आंकड़े और सूचना एकत्र करना, आपदा संभावित क्षेत्र है उसका मानचित्र तैयार करना और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। ठीक है, अब ये आपदा से पहले कैसे हो सकता है, ये होता है ना कि जैसे देश है, पूरा देश होता है, तो उसको क्या है कि बता दिया पहले ही हम कर लेते हैं कि यहाँ पे ज्यादा भूकंप आता है, तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे भूकंपीय क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, तो वहां से हम पहले से ही जो है तैयार रहेंगे इसके लिए। ठीक है, एक मानचित्र बनाना, लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। आपदा के समय क्या होगा, आपदा के समय हमें क्या करना चाहिए, आपदा प्रभावित जो क्षेत्र है उसको उसके जो पीड़ित व्यक्ति है उसको वहां से निकालना, राहत जो कैंप है उसको भेजना और जल और चिकित्सा की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराना। आपदा के बाद क्या करें, देखिए आपदा हो गया, उसके बाद क्या करें, जो लोग अपने घर को छोड़ चुके हैं, मतलब छूट गया किसी वजह से, उनका आपदा की वजह से, तो आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनको पुनर्वास की व्यवस्था जो है करना, यानी उनको उनको फिर से स्थापित करना। ये हो गया। इंग्लिश मीडियम में आप देखेंगे 23, डिस्क्राइब द 3 पैरास ऑफ डिजास्टर जो है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, तो बिफोर द डिजास्टर। ठीक है, कलेक्टिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजास्टर, प्रिपेयरिंग a map of disaster prone areas and जो है informing people about it at the time of disaster to do rescue and relief work on war footing, जो है evacuation of victim from disaster affected areas, sending them to relief camps, providing water and medical facilities, and after the disaster to make जो है arrangements for the जो है यहाँ पे जो भी अरेंजमेंट किया जाए उनका रहने के लिए। ठीक है, डिजास्टर जो आफ्टर इफेक्ट हुए उनको, उसके बाद जो हम उसे जो भी इफेक्ट पड़े उनको घर देना। ठीक है, यानी पुनर्वास की व्यवस्था करवाना। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 और पार्ट 1 यहीं तक रहने देते हैं। हम पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चन जो 5 नंबर वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। ये आपका पार्ट 1 था ज्योग्राफी का। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये था आज का वीडियो। कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप कोई भी डाउट हो आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं। साथ ही पार्ट 2 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा जब मैं पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो अगर आप ज्यादा समय बाद देख रहे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक जरूर देख ले। चलिए, ये था आज का वीडियो, मिलता हूँ आपसे अगले और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।